तो न्यू पार्ट है द्रव्य गुण, शुरुआत से बिल्कुल देख रहे हैं। फैमिली के नेम्स आपको याद होने चाहिए, लेक्चर आप ही बता रहे हो, दे रखे हैं मैंने। तो याद कर लेना, अगर अब तक याद ना हो तो कल मैं सेकंड वाले पार्ट के अंदर वो भी सुनूंगा। ऐसा नहीं सोचोगे कि मर्म याद करके आएंगे तो ये छूट जाएंगे, ठीक है। ये भी सुने जाएंगे। तो नया चीज, नई चीज नहीं है ना, पुरानी चीज है। देखो चलो, द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण वांग में दो रूपों में मिलता है, ठीक है। कुछ जिनमें सिर्फ द्रव्यों के पर्याय होते हैं, गुणकर्म नहीं लिखे होते। उदाहरण है जैसे अष्टांग निघंटु, पर्याय रत्नमाला, हृदय दीपक निघंटु। कुछ हैं जिनमें पर्याय के साथ साथ उनके गुण और कर्म भी बताए गए हैं द्रव्यों के, ठीक है। कुछ में सिर्फ पर्याय है और कुछ में उनके कर्म भी बताए गए हैं, गुण कर्म। तो इसका उदाहरण है जैसे धन्वंतरी निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु और मदन पाल निघंटु। धन्वंतरी निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु, मदन पाल निघंटु। नेक्स्ट अब निघंटु का कुछ जिक्र करेंगे, जो पुराने निघंटु उस तरह से आगे चलेंगे। तो फर्स्ट है अष्टांग या अष्टांग हृदय निघंटु। तो ये किसने लिखा? वाग्भट ने नहीं लिखा है, याद रखना। वाहटाचार्य, अलग आचार्य है। 8वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय है, ठीक है। अष्टांग या अष्टांग हृदय निघंटु बाय वाहटाचार्य, 8वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय है। ये प्राचीनतम निघंटु माना जाता है। केशर को इन्होंने कश्मीरज कहा है, मतलब काश्मीरज। याद रखना, इन्हीं चीजों पे सवाल आते हैं। ये बहुत नॉर्मल चीजें लग रही होंगी, रेगुलर चीजें, लेकिन एग्जाम में इन्हीं पे सवाल आते हैं। जरूरी बातें हैं सारी, जितना लिखा हुआ है। तो केशर को काश्मीरज कहा है। कुमारी का प्रथम वर्णन किया, ठीक है। एलोवेरा जो है उसका पहली बार मतलब कुमारी का उल्लेख इन्होंने किया है। तो अष्टांग या अष्टांग हृदय निघंटु बाय भाटाचार्य, 8th सेंचुरी का पूर्वार्ध, प्राचीनतम निघंटु है। केशर को काश्मीरज कहा और कुमारी का प्रथम वर्णन किया। सारी बातें याद रखोगे। सेकंड आ जाओगे। ये इसने काट दिया गया यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक है। देखोगे, अगली है पर्याय रत्नमाला। पर्याय रत्नमाला तो शिला हृदय निवासी इंद्रकरशून माधव की रचना है। तो आपको याद क्या रखना है कि माधव की रचना है ये पर्याय रत्नमाला, इतना याद रखना है, ठीक। माधव का टाइम इनका 9th सेंचुरी है। और फिर कंफ्यूज मत होना। आप लोग कहोगे माधव तो 7th सेंचुरी के हैं सर, मैं कहूंगा नहीं, 9th के हैं ये वाले, ठीक है। वो अलग अलग माधव हैं, यहाँ जो है अलग माधव की बात चल रही है। पर्यायरत्नमाला 9th सेंचुरी, यही याद रखोगे आप। माधव नाम से बहुत सारे आचार्य हैं, ठीक। लेकिन हम जो मेनली याद रखते हैं वो दो ही के नाम याद रखते हैं। एक 7th सेंचुरी वाले माधव, एक वीरेंद्र माधव 9th सेंचुरी वाले। आप उन दोनों को याद रखोगे, उनका टाइम याद रखोगे, क्लियर। आगे चलता है। पर्याय रत्नमाला में विजया शब्द हरितकी और तरकारी के लिए आया है। तरकारी है बेटा ये, हरितकी और तरकारी के लिए, भंगा के लिए नहीं आया, ठीक है। बाकी लोगों ने भंगा के लिए इस्तेमाल किया। विजया पर्याय देखोगे, कुछ लोगों ने अगर याद किए हो तो हम ऐसे याद रखते थे कि मातुलानी, विजया और भंगा। कि माँ तूने विजय को भगा दिया, मेरी ऐसी ट्रिक थी याद करने की। आप लोगों ने याद किया नहीं किया पता नहीं मुझे। अगर पर्याय याद करने शुरू किए हैं तो वहां मिलेंगे आपको, जरूरी पर्याय हैं। खैर, तो पर्याय माला में विजय शब्द हरितकी के लिए आया है और तरकारी के लिए आया है, भंगा के लिए नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं वार्ताक के लिए वातिंघम शब्द आया है। वार्ताक बैंगन, उसके लिए वातिंघम शब्द आया है। कोई जरूरी बात नहीं, आगे चलिए। नेक्स्ट है सिद्धसार निघंटु या सारोत्तर निघंटु। सिद्धसार निघंटु या सारोत्तर निघंटु बौद्ध आचार्य दुर्गुप्त आत्मज रवि गुप्त की रचना है। तो इतना ही याद रखना आपको, रवि गुप्त की रचना है सिद्धसार निघंटु, ठीक। आगे चलेंगे। टाइम इनका लिखा है 10th सेंचुरी, कोई खास नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। धन्वंतरी निघंटु या गुडुच्यादि निघंटु या द्रव्यावली या गुणावली निघंटु, सब इसी के पर्याय हैं, ठीक है। धन्वंतरी, गुडुच्यादि, द्रव्यावली, गुणावली, सब इसके नाम है। राइटर है इसके महेंद्र भौगिक। महेंद्र भौगिक। टाइम इनका 10 से 13वीं सदी का मानते हैं। वैसे क्वेश्चन एक बार आया है इसके ऊपर, तो आंसर शायद 10th लगवाया था उसने, 10th सेंचुरी, ठीक है ना। तो 10 से 13वीं सदी के मध्य कहीं इनका समय है। 7 वर्ग दिए इन्होंने। वर्ग बहुत जरूरी है, कहीं भी नंबर मिले कितने वर्ग हैं वो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो 7 वर्ग हैं इनके, कौन कौन से? गुडुच्य आदि, इसी के नाम पे इसका नाम भी है, गुडुच्य आदि निघंटु, है ना। द्रव्यावली निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, गुणावली निघंटु। तो खैर, तो गुडुच्य आदि, शतपुष्प आदि, चंदन आदि, करवीर आदि, आम्र आदि, सुवर्ण आदि और मिश्रक आदि। तो ये सब इसके वर्ग हैं 7। तो मिश्रक आदि वर्ग चाहो तो ध्यान रख सकते हो। धन्वंतरी निघंटु में आया है मिश्रक आदि वर्ग, यहाँ पे आया है, ये भी जरूरी होता है। तो ये पेज क्योंकि आपने देख लिया, मैं इस पेज की जरूरी बातें बताता चलूंगा, क्योंकि द्रव्य गुण है, हर चीज नहीं याद की जाएगी। तो द्रव्य गुण निघंटु दो रूपों में मिलता है।
एक जिनमें सिर्फ पर्याय है और एक में पर्याय के साथ गुण धर्म भी दिए हैं। तो पर्याय वालों में अष्टांग निघंटु, पर्याय रत्नमाला, हृदय दीपक निघंटु, एटलीस्ट इन तीन के नाम याद कर लेना। बाकी जो फेमस है ज्यादा, जैसे मान लो भाव प्रकाश हुआ या धन्वंतरि निघंटु फेमस है, मदन पाल निघंटु फेमस है, उन सब में दोनों चीजों की बात है, इसीलिए वो फेमस भी हुए। कौन खाली पर्याय पढ़ने बैठेगा, आप ही नहीं याद करते। अब देखो मैं आज दे रहा हूँ, चलो कल 5 जो शुरू के होंगे द्रव्य गुण आपकी गाइड के अंदर, सब कुछ रंभान लगी है, 3 4 लोग एक साथ, इतना बोरिंग है द्रव्य गुण। तो कल शुरू के 5 जो आपकी गाइड में नाम होंगे, उनके पर्याय याद करके आना। ठीक है, शुरू के 5, ज्यादा नहीं दे रहा, पढ़ के आना। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग अष्टांग या अष्टांग हृदय या वाहटाचार्य वाला निघंटु। तो 8वीं सदी पूर्वार्ध इसका समय है, प्राचीनतम निघंटु है, केशर को कश्मीरज कहा, कुमारी का प्रथम वर्णन किया। पर्याय रत्नमाला माधव की रचना है, पर्याय रत्नमाला माधव की रचना है। सिद्ध सार निघंटु या सारोत्तर निघंटु रवि गुप्त की रचना है। फिर धन्वंतरि निघंटु, गुडुच्यादि निघंटु, द्रव्यावली निघंटु, गुणावली निघंटु, सब याद रखने हैं। महेंद्र भोगी किसके राइटर हैं। 7 वर्ग हैं, टाइम 10 से 13वीं सदी। तो इसमें एक मिश्रक आदि वर्ग भी है, ये भी याद रखोगे। ठीक, ये सब कुछ जरूरी है। नेक्स्ट आ जाएंगे इंदु निघंटु, चंद्रनंदन निघंटु, निमि निघंटु, हर मेखला निघंटु और चंद्र निघंटु। इनके नाम याद नहीं करने, बस एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि क्षीर स्वामी है 11वीं सेंचुरी के, उन्होंने इन सबका जिक्र किया है, उनमें उद्धृत है, इनका उल्लेख आया है। अतः इससे पहले के होंगे, तो मानते हैं कि लगभग 10वीं सदी के आसपास के रहे होंगे। जब इनसे पहले के होंगे तभी तो उन्होंने लिखा होगा, 11वीं सदी में आके। ठीक है ना, तो रटा नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ो आप। याद रखना चाहो तो क्षीर स्वामी का याद रखो, बस 11वीं सदी इनका टाइम है, क्षीर स्वामी का। नेक्स्ट आ जाएंगे रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन, 10वीं सदी इनका टाइम है। नरसिंह भाष्य के साथ हाल ही में केरल प्रशासन आयुर्वेद ग्रंथावली के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। हाल ही में नहीं है, इसका समय बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 1890 से कहीं 98 99 के बीच में प्रकाशित हुआ है। ये भी डाउटफुल टाइम है कब हुआ, तो याद रख सकते हो, है ना, तब इसका प्रकाशन हुआ था। रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन, 10th सेंचुरी इनका टाइम है। आगे चलिए। नेक्स्ट है द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी, बहुत जरूरी है। 11वीं सदी समय है इसका, 15 वर्ग हैं। वर्ग अब तक दो में ही आए जरूरी याद करने वाले। एक धन्वंतरि निघंटु में, गुरुचादी द्रव्यावली गुणावली निघंटु महेंद्र भौमिक का, वहां थे कितने वर्ग, 7। और ये है द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी, 11वीं सदी टाइम है, 15 वर्ग दिए हैं। 15 वर्ग नंबर याद रखेंगे, टाइम बहुत जरूरी है 11वीं सदी। ठीक है, नाम लिखे हैं धान्य मान शाक वर्ग। धान्य वर्ग के प्रारंभ में रस गुण विरह के लक्षण बताए, कोई जरूरी बात नहीं, ध्यान दोगे। आगे चलो, अरुंधत निघंटु, 10वीं 11वीं सदी, अगेन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है निघंटु शेष, नहीं वाष्पचंद निघंटु एक रह गया, वाष्पचंद निघंटु। तो कह रहे हैं बोब देव ने सिद्ध मंत्र की प्रकाश व्याख्या में वाष्पचंद निघंटु के अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं। अगेन, तो वाष्पचंद निघंटु, तो इसमें बस ये बता रहे हैं कि बोब देव ने एक बुक लिखी है अपनी, कौन सी, प्रकाश व्याख्या, किसके ऊपर, सिद्ध मंत्र एक बुक है, उसकी व्याख्या की है बोब देव ने। बोब देव ने सिद्ध मंत्र की प्रकाश व्याख्या की है, तो उसमें बहुत सारे श्लोक लिखे हैं वाष्पचंद के। ये याद नहीं करना आपको, आपको क्या याद रखना है कि बोब देव की रचना है ये प्रकाश व्याख्या। बात समझ में आ रही है, क्या याद रखोगे कि बोब देव ने लिखी है प्रकाश व्याख्या, किसके ऊपर, सिद्ध मंत्र के। सिद्ध मंत्र इनके पिताजी की है, केशव की रचना है, इनके पिताजी का नाम है केशव, उनकी बुक है सिद्ध मंत्र, तो उसके ऊपर इन्होंने व्याख्या लिखी है ये प्रकाश। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आ जाओ, निघंटु शेष। तो जैन आचार्य हेमचंद की रचना है, टाइम है 12वीं सदी। पर्याय शैली पर आधारित निघंटु है, तो ये भी पर्याय पर आधारित निघंटु है। ठीक है, 6 कांड है इसके अंदर, वृक्ष गुल्म लता शाक तृण और धान्य, तृण है ये, तृण और धान्य, 6 कांड है, नंबर चाहो तो याद कर लेना। इसके अतिरिक्त अभिधान चिंतामणि, अनेकार्थ संग्रह और देशी नाम माला इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो याद क्या रखोगे, हेमचंद की रचना है कौन सी, निघंटु शेष, हेमचंद ने लिखा निघंटु शेष, एक बात। दूसरा, इसमें 6 कांड है। और तीसरा कि आविधान चिंतामणि, अनेकार्थ संग्रह और देशी नाममाला, ये भी इनकी रचनाएं हैं। अनेकार्थ संग्रह, अभिधान चिंतामणि और देशी नाममाला, ये भी इनकी रचनाएं हैं, हेमचंद की, निघंटु शेष। नेक्स्ट आ जाओगे, सबसे जरूरी निघंटु में से एक है सोढ़ल निघंटु, वो देखना है अभी। तो सोढ़ल निघंटु
या गुण संग्रह भी कहते हैं इसको। 12वीं सदी इनका टाइम है, टाइम भी बहुत जरूरी है सोढल का, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इनकी क्या है, दो पांडुलिपि हैं। एक पांडुलिपि में गुण संग्रह, पांडुलिपि जानते हो ना, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने पहले ही बात की होगी, हाथ से लिखी ओरिजिनल किसी का टेक्स्ट मिल जाए वो। ठीक है, तो एक पांडुलिपि में गुण संग्रह है और दूसरी में नाम संग्रह है। यानी एक रचना है उसमें गुण बता रखे हैं और एक में नाम बता रखे हैं, पर्याय वगैरह। दोनों मिलाकर नाम गुण संग्रह। ठीक है, सोढल निघंटु का पूर्ण रूप है। ठीक है, सोढल निघंटु का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, नाम गुण संग्रह। एक और बात बोल दूं, मैंने आज नोट शेयर किए थे आपको, उसके क्या है बेटा, सर्जरी में यंत्र शस्त्र वाला पार्ट जो है। ठीक है, अगेन किसी ने उसके नोट्स ना निकाले हो, जस्ट अभी उसकी भी पीडीएफ आ गई है मेरे पास, है ना, टाइप वाली। अगर निकालना चाहो तो वो मैं भेज दूंगा, वो निकाल लेना। अगर नहीं निकाले हो अभी तो, जिसने निकाल लिए हैं तो कोई बात नहीं है, यही नोट्स हैं। ठीक है, नहीं निकाले हो तो वो निकालना, आप टाइप वाला वो दे दूंगा थोड़ी बहुत देर में, मैं भी चेक करके एक बार। तो दोनों मिलाकर नाम गुण संग्रह नाम की पूरी रचना है। तो ये सोढल निघंटु का पूर्ण रूप है। आगे देखें। सोढल राय कवाल वंश के थे। इनकी फैमिली हिस्ट्री जो है, मतलब ये राय कवाल वंश होगा तो उसके थे। भास्कर इनके पिताजी का नाम था। गुजरात के रहने वाले थे। सोढल निघंटु ने धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया। सोढल का टाइम क्या है, 12वीं सदी। धन्वंतरी का टाइम क्या था, 10 से 13वीं सदी। तो 13 हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 12 का तो हमारे सामने उदाहरण है, भाई 12 वाले ने उनको फॉलो किया है, तो उससे पहले के ही होंगे ना। इसलिए मैंने कहा कि टाइम जब आंसर लगवाया था तो 10वीं सदी लगवाया था वहां। ठीक है ना। तो सोढल ने धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया। शारंगधर और मदनपाल ने, इन्होंने सोढल का अनुसरण किया। रीजन कि शारंगधर का टाइम क्या है, 13वीं सदी, 13वीं का पूर्वार्ध। ठीक है, तो उन्होंने किसको फॉलो कर लिया, 12वीं वाले को। सेम, मदनपाल का टाइम है 14th सेंचुरी, तो उन्होंने भी इनको फॉलो कर लिया, 12वीं सदी वालों को। तो शारंगधर और मदनपाल वो दोनों सोढल को फॉलो करते हैं, जबकि सोढल धनवंतरी को फॉलो करता है। इनका टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कि 13वीं सदी शारंगधर का, ये मदनपाल का 14th सेंचुरी। भाव प्रकाश ने मदनपाल का अनुसरण किया, क्योंकि भाव प्रकाश है 16वीं सदी के, चाहो तो उनका टाइम भी लिख लो ब्रैकेट में। भाव प्रकाश 16वीं सदी के हैं, तो उन्होंने अपने पास वाले 14th सेंचुरी के मदनपाल, उनको फॉलो किया। ठीक है। कुल 27 वर्ग हैं, 27 वर्ग। इनमें लक्ष्मण आदि वर्ग इनका विशिष्ट है। स्पेशली याद रखना, पूछा जाता है कि लक्ष्मण आदि वर्ग का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया होगा मैंने कि औषध वर्ग किसकी देन है। वाघवट आचार्य वाघवट वाग्भट। वाग्भट। कौन से वाग्भट, हृदय। अष्टांग हृदय सर। अष्टांग ठीक है ना, तो हृदय। स्पेशली याद रखना होता है वहां। तो औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है। इसी तरह लक्ष्मण आदि वर्ग ये सोढ़ल निघंटु का विशिष्ट है, स्पेशली याद रखेंगे। अर्क कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख किया। अर्क कल्पना बोलो, किन महाभूत की प्रधानता होती है, अर्क जिन द्रव्यों का बनाया जाता है। अग्नि वायु। ठीक है, तो वायु और अग्नि। अग्निवायु। आयु अग्नि। ठीक है, याद रखेंगे। वायु अग्नि। शारंगधर हो गया ना आप लोगों का, शारंगधर तो पढ़ चुके हो। हाँ जी सर। रसशास्त्र भी पढ़ चुके हो आप लोग। हाँ जी सर। ठीक है, तो रसशास्त्र में दूसरे बैच में भी बस जल्दी अब लेने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं वहाँ। मैं आपको बता दूंगा जिस दिन पढ़ाऊंगा। तो किसी का छूट रहा हो, नहीं पढ़ा हो उसने, क्योंकि जरूरी तो सारी चीजें वहां भी पढ़ी जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं। तो एक बार वहां पढ़ लेना भी, फिर दोबारा जब कभी पढ़ेंगे यहाँ फुल पूरा सिलेबस, तो उसके साथ फिर एक बार पढ़ लेना। किसी का छूट गया हो तो उसके कह रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, देखो। तो 27 वर्ग लक्ष्मण आदि वर्ग सुडल निघंटु का विशिष्ट है। अर्क कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख इन्होंने किया है। पाठा द्वय, खदिर द्वय, कपूर त्रितय, इनका उल्लेख किया है। यानी पाठा की 2 वैरायटी, खदिर की 2 वैरायटी, कपूर की 3 वैरायटी। याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, कपूर की 3 वैरायटी थी। चंदन 8 प्रकार का बताया, चंदन 8 प्रकार का। तिल तेल का उल्लेख किया। सोढ़ल निघंटु की रचना गद निग्रह के पूर्व की है। देखो दोनों रचना इन्हीं की है, सोढ़ल निघंटु, गद निग्रह। लेकिन कह रहे हैं सोढ़ल निघंटु गद निग्रह से पहले लिखा गया। क्यों, क्योंकि गद निग्रह के अहिफेन भंगा का प्रयोग सोढ़ल ने नहीं किया। मतलब क्या है कि इन्हीं की 2 रचनाएं हैं। इनको पहले ज्ञान नहीं था कि भाई ये जो द्रव्य है, मादक द्रव्य है, नार्कोटिक्स वाले, मान लो अहिफेन भंगा वगैरह, इनको कैसे यूज करना है चिकित्सा में। तो जब तक नहीं पता था, उससे पहले ये सोडल निघंटु लिख चुके होंगे। ठीक है, फिर जब इनको ज्ञान मिला इसके बारे में, तो इन्होंने गद निग्रह लिखी। ठीक है, तो गद निग्रह के अंदर अहिफेन भंगा इनके बारे में भी उल्लेख आया है, अहिफेन भंगा आदि के बारे में। आगे चलिए। अहिफेन का सर्वप्रथम वर्णन सोडल के गद निग्रह में ही मिलता है, तो यहीं पे पहली बार अहिफेन का उल्लेख मिलता है। निघंटुओं में सबसे पहले धन्वंतरी निघंटु में आया है, लेकिन अफूक नाम से आया। तो आपसे पूछे
पहली बार किसने उल्लेख किया हाइफेन का? ठीक है, निघंटुओं में अगर बात कर ले तो अफूक नाम से धन्वंतरि निघंटु में। लेकिन पूछे कि अहिफेन के नाम से किसने उल्लेख किया है, तो सोढल ने गद्य निग्रह में किया है। बात समझ में आई? पहली बार उल्लेख किया धन्वंतरि निघंटु, क्योंकि वो 10th सेंचुरी के हैं, पहले के हैं से। लेकिन वहां नाम नहीं आया अहिफेन, नाम आया अफूक। ये पूछ चुका है। और दूसरा है कि अहिफेन नाम से ही किसने उल्लेख किया, तो सोढल ने किया है अपनी बुक गद्य निग्रह के अंदर। आगे चलेंगे। गद्य निग्रह, इस ग्रंथ में दो खंड हैं। एक है प्रयोग खंड और एक है काय चिकित्सा खंड। प्रयोग खंड और काय चिकित्सा खंड। प्रयोग खंड में कल्पना के अनुसार योगों का संग्रह है। प्रयोग खंड में कल्पना के अनुसार योगों का संग्रह। इसमें 6 अधिकार हैं: घृत, तेल, चूर्ण, गुटिका, लेह और आसव अधिकार। ट्रिक लिख लो एक। लिखो घी, तेल, चुगले, आ। जैसे कबूतर को बुलाते हैं ना, वो पिजन्स को देखा होगा, आ करके बुलाते हैं ऐसा करके। तो घी और तेल चुगना बोलते हैं कबूतर जो खाते हैं दाना उसको, जैसे। तो उनको बोल रहे होंगे भाई घी और तेल चुग लो, मतलब घी तेल चुगले। आ, आ यानी आसव, ऐसा। तो घृत, तेल, चूर्ण, गुटिका और लेह। और फिर आ का मतलब आसव अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं। ये कहाँ है? प्रयोग खंड के अंदर। दूसरा पार्ट है काय चिकित्सा खंड। ठीक है, तो प्रयोग खंड के 6 अधिकार देख लिया आपने: घी, तेल, चुगले, आ। नेक्स्ट है, इस क्रम निर्धारण में, ये जो क्रम लिखा है, क्रम आपको इसलिए याद होना चाहिए, ठीक। तो कह रहे हैं इस क्रम निर्धारण में और विषय वस्तु रचना में चंद्रट कृत योग रत्न समुच्चय को आधार बनाया। तो चंद्रट की रचना है योग रत्न समुच्चय, उसको बेस बनाया। ठीक है। योग रत्न समुच्चय में 8 अधिकार है। 8 अधिकार। वहां कौन कौन से हैं? तो देखो घी, तेल, चुगले, तो यहां तक तो सेम ही है ना। लो लेह कह लो चाहे अवले कह लो, एक ही बात है। बाकी तीन जो है इनके आसव अधिकार के बदले गत, शांति, पंचकर्म और कल्प। तो हम याद करते हैं घी, तेल, चुगले, आ था ना वहां। तो आ की जगह गपक, गपक भी तो वर्ड होता है ना किसी चीज को ले लेने के लिए, कि उसने गपक लिया उसको। तो घी, तेल, चुगले मतलब गपक ले, ऐसा करके। उसको समझ ना आया वो चुगने का मतलब, तो दूसरा शब्द दे दिया गपक ले। तो घी, तेल, चुगले, गपक, मतलब गपक ले इसको। ठीक है ना। तो गत, शांति, पंचकर्म और कल्प। तो ये योग रत्न समुच्चय के हैं 8 अधिकार। नेक्स्ट कह रहे हैं गद निग्रह का आसव अधिकार विशिष्ट है। तो देख ही लिया आपने, आसव अधिकार इन्हीं का है। योग रत्न समुच्चय में तो है नहीं, उन्होंने उसकी जगह गद, पंचकर्म और कल्प शांति ये तीन रख दिए। नेक्स्ट आता है काय चिकित्सा खंड। तो काय चिकित्सा खंड में रोग के अनुसार अष्टांग चिकित्सा का उल्लेख किया, जो योग रत्न समुच्चय के गद शांति अधिकार का विस्तार है। ठीक है। तो यहां देख पा रहे हो खरजूर आसव से खरजूर आसव में विशिष्ट यंत्र से अर्क निकालने का उल्लेख है। ठीक है। देख लेंगे खरजूर आसव में विशिष्ट यंत्र से अर्क निकालने का उल्लेख है, वहां अर्क निकाला जाता है उसका आसव बनाते हुए, तो वो प्रोसेस लिखिए। नेक्स्ट है वरुण आसव। ये सोढल का विचित्र योग कहा जाता है, तो बनाने का मेथड अलग होगा। ठीक है ना, काफी तो इसे याद रखोगे, पूछा जाता है ऐसा कि सोढल का विचित्र योग है कौन सा, तो वरुण आसव। ऐसा करके ही याद रखना है। सोढल का विचित्र योग वरुण आसव। काय चिकित्सा खंड में विषम रोगों में एक पंचाह ज्वर का वर्णन किया, कोई खास बात नहीं। अम्ल पित्त प्रकरण में श्लेष्म पित्त का भी उल्लेख है। तो देख सकते हो कि अम्ल पित्त के साथ श्लेष्म पित्त का भी उल्लेख किया। स्नायु रोग को गंडस्थ कहा, गंड प्रदेश में होने वाला रोग। इसके लिए सर्प कंचुक भस्म को कटु तेल में मिलाकर लगाने का विधान है, इसको आप याद रखोगे। सांप की केंचुल जो होती है सर्प कंचुक, उसकी भस्म बना के कटु तेल में मिलाकर लगाने का विधान बताया है। मसूरिका को शीतली या शीतलिका इन्होंने ही कहा पहली बार। मसूरिका को शीतली या शीतलिका नाम से सोढ़ल ने लिखा पहली बार। और मस्तकी, क्या फैमिली है मस्तकी की? ज्योति। एंकरिंग सर, एंकरिंग ठीक है, करके कुछ था एनाकार्डियस। प्रोटीन। एनाकार्डियस है ना, कि रोमी को भले ही काट दो। कुछ था प्रियाल मस्ती से एंकरिंग करता रहेगा, ऐसा कुछ ट्रिक है वहां पे। ठीक है, देखो चलो। तो मस्तकी का प्रथम वर्णन इन्होंने किया है। एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि सबसे जरूरी है। सोढ़ल, ध्यान से देखोगे, जल्दी से देखते हैं एक बार और। तो सोढ़ल निघंटु या गुण संग्रह 12वीं सदी का है। दो पांडुलिपि हैं, एक में गुण है एक में नाम है, दोनों को मिला के नाम गुण संग्रह। तो सोढ़ल का पूर्ण स्वरूप बन के आता है नाम गुण संग्रह।
ये राय कबाल वंशीय थे, भास्कर के बेटे, गुजरात के रहने वाले। इन्होंने धन्वंतरि निघंटु को फॉलो किया है। जबकि शारंगधर और मदनपाल 13वीं और 14वीं सदी के हैं, उन्होंने इनको फॉलो किया, सोढ़ल को। भाव प्रकाश 16वीं सदी वाले, उन्होंने 14th सेंचुरी के मदनपाल को फॉलो किया। कुल 27 वर्ग हैं सोढ़ल के। इनमें भी लक्ष्मण आदि वर्ग सोढ़ल का विशिष्ट है। लक्ष्मण आदि वर्ग। इसी तरह विचित्र योग इनका देखा आपने, वरुणासुर, वो भी याद रखेंगे। तो खैर, लक्ष्मण आदि वर्ग सोढ़ल का विशिष्ट है। अर्क कल्पना का पहली बार उल्लेख इन्होंने किया था। यहाँ लिखा नहीं, चाहो तो लिख सकते हो। अर्क निकालने के लिए भबका या डेढ़ भबका यंत्र यूज किया जाता है। भबका और डेढ़ भबका यंत्र अर्क निकालने में। ठीक है। पाठा की दो वैरायटी, खदिर दुए मतलब खदिर की दो वैरायटी, और कर्पूर की तीन वैरायटी बताएं। चंदन 8 प्रकार का, स्पेशली ये, और कपूर 3 तरह का, इन दोनों को तो याद ही रखना। चंदन की 8 वैरायटी, तिल तेल का उल्लेख किया। सोडल निघंटु पहले का है, गद निग्रह बाद का है। रीजन, गद निग्रह के अंदर अहिफेन, भंगा इत्यादि विषय हैं जो सोडल में नहीं थे। अहिफेन का सर्वप्रथम वर्णन कोई पूछे तो सोडल में आया। ठीक है। गद निग्रह के अंदर अहिफेन के नाम से ही। और निघंटुओं में कोई पूछे ओवरऑल तो धन्वंतरि निघंटु में, लेकिन अफूक के नाम से आया। अफूक। गद निग्रह इस ग्रंथ में दो खंड हैं, एक है प्रयोग खंड और एक है काय चिकित्सा खंड। प्रयोग खंड में जो इन्होंने विषयों को रखा है, तो वो फॉलो किया है चंद्रट के योग रत्न समुच्चय को। चंद्रट का योग रत्न समुच्चय, उसको फॉलो करते हैं प्रयोग खंड के अंदर। 6 अधिकार है, घी तेल चुगले आ। ठीक है। आ से आसव अधिकार है, ये इनका स्पेसिफिक है। गद निग्रह का आसव अधिकार विशिष्ट है, याद रखोगे। अगर योग रत्न समुच्चय की बात करें तो उनके 6 की जगह 8 अधिकार हैं। तो आसव अधिकार नहीं है, उसकी जगह गपक यानी गज शांति पंचकर्म और कल्प, ये एक्स्ट्रा है। गज शांति पंचकर्म और कल्प। दूसरा आता है काय चिकित्सा खंड, तो उसमें अष्टांग चिकित्सा का उल्लेख है रोगों के अनुसार। खरजूरासव, इसमें विशिष्ट यंत्र से अर्क निकालने की बात आई है। वरुणासव सोढ़ल का विचित्र योग है। अम्ल पित्त के साथ श्लेष्म पित्त का भी उल्लेख किया। स्नायुक रोग में सर्प कंचुक भस्म में कटुतेल मिलाकर लगाने का विधान बताया। सर्प केचुल, उसमें कटुतेल मिलाकर लगाने का विधान। मसूरिका को पहली बार शीतलिया, शीतलिका नाम से इन्होंने लिखा। मस्तकी का प्रथम उल्लेख किया। आगे देखिए। माधव द्रव्य गुण निघंटु और भाव स्वभाववाद। जितना पढ़ा रहा हूं सब जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसको सिर्फ बातचीत समझ के भूल नहीं जाओगे, ये जितनी भी इनकी बातें हैं सब जरूरी हैं। ठीक है। आप देखोगे पीजी जैसे एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं, इस बार नहीं आए ज्यादा इस तरह के, लेकिन पिछली बार काफी आगे थे। तो पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, सरप्राइज दे रहा है। सरप्राइज नहीं होना है, तैयारी पूरी रखनी है। तो नहीं होगी सरप्राइज, नहीं तो फिर सरप्राइज में रह जाओगे। खैर, तो माधव द्रव्यगुण निघंटु या भाव स्वभाववाद, किसने लिखा है ये? एक मिनट बेटा। ठीक है, अच्छा, माधव की रचना है। तो ये माधव की रचना है, तभी नाम है इसका माधव द्रव्यगुण निघंटु। ठीक है, इसी को भाव स्वभाववाद भी कहा गया। तो यहाँ बता रहे हैं इनकी हेयर की, बता रहे हैं किस तरह से है कि विजय रक्षित है, उनके शिष्य थे कंठदत्त, उनके शिष्य थे चक्रदत्त। ठीक है। और चक्रदत्त के भी शिष्य थे माधव, वो लिखने से यहाँ कहीं रह गया, ये लिखा है माधव। ठीक है ना, तो विजय रक्षित, उनके शिष्य कंठदत्त, उनके शिष्य चक्रदत्त, उनके भी शिष्य माधव है। तो इन वाले माधव ने इसको लिखा है। ठीक है। आगे देखेंगे। माधव का टाइम बता रखा है, 13वीं सदी टाइम है। चक्रदत्त आप जानते हो 11वीं सदी का टाइम है ना, तो उनके गुरु थे वो। 29 वर्ग हैं इसके अंदर, 29। 29 वर्ग। पहला है विविध औषध वर्ग, और अंतिम है प्रकीर्ण वर्ग। पहला विविध औषधि वर्ग, और अंतिम प्रकीर्ण वर्ग। ठीक है, कह रहे हैं दोनों बहुत बड़े हैं, पहला वाला औषधि वर्ग और लास्ट वाला प्रकीर्ण वर्ग। कुल 900 श्लोक आए हैं इसके अंदर। आपको याद क्या रखना है बेटा, कि माधव द्रव्य गुण निघंटु, तो माधव ने लिखी है, समझ आ रहा होगा। लेकिन एक पर्याय दिया है इसका, भाव स्वभाववाद, वो आपको याद रखना है। भाव स्वभाववाद माधव द्रव्य गुण निघंटु का दूसरा नाम है। दूसरी बात, 29 वर्ग हैं, 29, और 900 श्लोक हैं। 29 वर्ग और 900 श्लोक, 900, ये याद रखना है। नेक्स्ट देख रहे हो, सिद्ध मंत्र, अभी बात की थी हमने। सिद्ध मंत्र केशव ने लिखी है, और इसके ऊपर टीका लिख दी इन्हीं के बेटे ने, बोपदेव ने, प्रकाश व्याख्या, पीछे पढ़ कर आए थे हम अभी। ठीक है, तो सिद्ध मंत्र केशव की लिखी हुई है। समय इनका 13वीं सदी का पूर्वार्ध बता रहे हैं। सवाल इनके नाम पे तो नहीं, इनके बेटे के नाम पे आ चुका है जरूर, बोपदेव के ऊपर, कि बोपदेव का टाइम क्या है। तो बोपदेव का टाइम चाहो तो लिख सकते हो, 13वीं सदी का उत्तरार्ध उनका टाइम है। ठीक है, वो सवाल कहाँ से क्रिएट होता है, कि शारंगधर के ऊपर जो पहली टीका लिखी गई है वो बोपदेव ने लिखी है। शारंगधर पे पहली टीका।
ठीक है। तो इसलिए पूछा जाता है कि बोपदेव का टाइम क्या है, क्योंकि शारंगधर का टाइम है 13वीं सदी का पूर्वार्ध, तो बोपदेव का टाइम है 13वीं का उत्तरार्ध। उन्होंने बाद में आके उसके ऊपर टीका लिखी शारंगधर के ऊपर। तो वहां से जनरेट होता है सवाल ये। ठीक है, इनके पिताजी भी देख पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है पिताजी बड़े ही होंगे बच्चे से। तो जो केशव है इनका टाइम है 13वीं सदी का पूर्वार्ध और उनका उत्तरार्ध, इस तरह भी समझ सकते हो। तो सिद्ध मंत्र में 8 वर्ग हैं। याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि सिद्धियों की संख्या 8 होती है। सिद्धियां जो हम पढ़ते हैं, सिद्धियां या ऐश्वर्य, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराकाम्य ईशतम वशतम जा, तो वो 8 है। तो 8 ही वर्ग हैं। वाताग्नि पित्ताग्नि कफाग्नि वात पित्ताग्नि पित्त कफाग्नि वात कफाग्नि दोषाग्नि और दोषल वर्ग। सवाल ये पूछा जाता है दोषल वर्ग का उल्लेख किया है, यानी दोष करने वाला, बढ़ाने वाला। तो देखो सिद्ध मंत्र में आया है, दोषों को हरने वाले ठीक है, लेकिन दोषल वर्ग भी बताया है। प्लस दोषों की अंश अंशांश कल्पना के अनुसार उन द्रव्यों के प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए 57 वर्ग भी बताए हैं। तो इनके वर्ग 8 भी हैं और अंश अंशांश कल्पना के अनुसार 57 भी हैं। ऐसा याद रखना, किसने अंश अंशांश कल्पना की बात की है, तो केशव नहीं की है। एक उदासीन वर्ग भी है, इसको भी याद रखेंगे, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोषों के ऊपर। उदासीन, जैसे आप लोग उदासीन हो मेरे सवालों के प्रति, तो ये भी ऐसे ही है। तो वात उदासीन, पित्त उदासीन। ठीक है, तो इतना ही रखो चलो आज के लिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, टाइम पूरा हुआ सेशन का आपके। थैंक यू। आपके टेस्ट के आंसर की मैं आज या तो नहीं तो कल शेयर कर दूंगा, फिर तभी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। आंसर मार्क्स काउंट कर लेना। ठीक है, मेरा पेपर था नहीं क्योंकि बनाया हुआ, कहीं से उठा के आपको दे दिया था सीधा मैंने, तो देख लेंगे। मैंने भी नहीं देखा क्वेश्चन क्या है। थैंक यू।